हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम के कर रहे होंगे और आपने जो लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो वो मोस्ट वेलकम है आपका आस्क बोर्ड पे। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइएगा कि ये आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार फटाफट से बता दीजिए, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है? वीडियो की क्वालिटी कैसी है? बढ़िया है कि नहीं है? प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का 100 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो कितने सारे बच्चे हैं जो लाइव आ चुके हैं? अगर लाइव आ चुके हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्त साथियों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आज का क्लास, आज का लेक्चर शुरू कर दिया जाए। सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे। सूरज कुमार आ चुके हैं लाइव, मोहम्मद, चरणजीत चहेता, सूरज कुशवाहा, विपुल, मसरक विपुल, पवन कुमार, परवीन कुमार, बबलू, विवेक, सभी बच्चे, शिवानी, नरेंद्र कुशवाहा, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी और हिंदी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे कर लीजिए। और एक काम आपको जरूर करना है, अपना वीडियो जो है ना आस्क बोर्ड का, ये जो क्लास है इसको क्या करना है, लाइक कर देना है। लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि हाँ, हम लोग इतने स्टूडेंट लाइक कर दिए, यानी इस क्लास में हम प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के कर दीजिए। ठीक है, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो ये नंबर नोट कीजिए, 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, आपके पास 2 लिंक जाएगा, आपको बोलना क्या है कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपके पास लिंक जाएगा, उस लिंक को दबा के आप ज्वाइन कर लीजिएगा और जब भी लाइव क्लास होता है नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा 100%। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें। बाबू फटाफट से बता दीजिए। मनदीप कुमार, लवली, निर्मल, सभी बच्चे बताइए। शिव भक्ति, प्रणाम सर, प्रणाम। अभिषेक कुमार, चलिए सभी बच्चे बोलिए, क्लास को शुरू किया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू लगाते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप इसका आंसर दीजिए कि पंचायती राज में जैसे खो गया है पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बाबू आपको बताना है कि पंचायती राज्य में खो गया है जैसे पंच परमेश्वर, ये किसने कहा? तो ये ज्ञानेंद्र पति जी ने कहा था गांव के घर में, कि पंचायती राज्य में क्या खो गया है? तो पंचायती राज्य में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर खो गया है। और इस वाक्य को कहा था किसने? ज्ञानेंद्र पति ने। और ज्ञानेंद्र पति ने क्या लिखा? गांव का घर। यानी ये जो सेंटेंस है किसका है बच्चे? गांव का घर है। और गांव के घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय है, ये भी आपको याद रखना है। कौन है बच्चों? ध्यान में रखिएगा, रघु है ना, रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा क्वेश्चन याद रखिएगा। जन जन का चेहरा है, कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। हार जीत किसने लिखा? बाबू अशोक वाजपेयी ने लिखा। तो ये सारी चीजें जो बाबू आपको साथ में एक्सप्लेन की जा रही है वो सारा याद रखना है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही आंसर। अगला, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से है? और बाबू बता दे कि जिस प्रकार से आपका सेंटअप एग्जाम में पैटर्न का पता लग चुका है, उसी हिसाब से अब हम रोज शाम में क्या करने वाले हैं? गेस क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बाबू समय की कमी है, मात्र 2 महीने बचा हुआ है, इसी में हमको गेस क्वेश्चन भी करना है, रोज रोज ऑब्जेक्टिव करना है और रोज रोज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। थ्योरी तो आपका चल ही रहा है, तो बाबू ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाबू, यहां पे क्वेश्चन है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता की है? तो बाबू आपको पता है ना कि ये जो पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई बाबू पुत्र वियोग की है, जिसमें क्या होता है? जो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पुत्र होता है उसका क्या होता है? असमय निधन हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन सही बता रहे हैं। अगला, जागिए ब्रजराज कुंवर,
कुंवल कुसुम फूले, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ की? आपने देखा किस टाइप के क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाने का बहुत सारा संभावना है। यानी क्वेश्चन है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, बाबू किसको? कृष्णा जी को भोर होने का सूचना दिया जा रहा है। यह किसका है? तो सूरदास के पद का है, क्योंकि बाबू सूरदास ने लिखा है और सूरदास क्या थे? कृष्ण भक्ति कवि थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। तुलसीदास कौन थे बच्चों? तो राम भक्त कवि थे, यह भी आपको पता है। और इनका मुख्य काव्य क्या है? रामचरितमानस है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। छप्पे बाबू नहीं होगा। किवित के लेखक कौन है? भूषण है, यह भी आपको याद रखना है। छप्प के लेखक कौन है? नाभादास है, यह भी आपको याद रखना है। अगले, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? बाबू बिस्नी की बात करें तो बिस्नी कौन है? तो यह रोज कहानी की है जी। बहुत सारे बच्चे रोज कहानी मार लेते हैं और गलत कर देते हैं। नहीं, यह बाबू सिपाही की मां एकांकी की पात्र है। किसकी? सिपाही की मां एकांकी की पात्र है, जिसमें बाबू एक इसकी 14 साल की बेटी होती है। 14 वर्ष की कौन होती है? एक बेटी होती है, ठीक है। और बाबू एक इसका भाई होता है, उस भाई का नाम क्या होता है? मानक, है ना। इसके भाई का नाम क्या होता है बच्चों? मानक। और मानक क्या होता है? सिपाही होता है। मानक क्या होता है बाबू? सिपाही होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मानक क्या होता है? सिपाही होता है, जो बाबू क्या होता है? बर्मा में। कहां पे बाबू? वर्मा में लड़ाई करने जाता है। क्यों? क्योंकि पैसों की कमी रहती है और बिस्नी जो होती है इन दोनों की मां होती है, और मुन्नी की अवस्था 14 साल की हो जाती है, तो इसके हाथ पीले करने रहते हैं, इसीलिए इसकी मां सिपाही बना के कहां पे भेज देती है? बर्मा में युद्ध के लिए भेज देती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ये किसका है बाबू? सिपाही की मां का है। और सिपाही की मां क्या है? एक एकांकी है, जो अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया है, यानी एक प्रकार का ये नाटक है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? पात्रा सूबेदारनी। तो बाबू सूबेदारनी आपको पता है ना सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो बाबू तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश है। तो बाबू उसमें सूबेदारनी का कोई चर्चा नहीं है बाबू। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी की चर्चा है ना। सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी होती है कौन? यही सूबेदारनी। और सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या होता है? बोधा सिंह होता है, याद रखना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो बाबू याद रखना है 1915 में प्रकाशित हुई। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, यह भी आपको क्लियर याद रखना है। चलिए, वजीरा सिंह किस कहानी की पात्रा है ना? पात्र है, सॉरी। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह क्या था बाबू? उसने कहा था कहानी का पात्र था, और यह पलटन का विदूषक था। पलटन का विदूषक यानी उतने लोगों में हंसाने वाला ही इकलौता व्यक्ति था, मजाकिया किस्म का आदमी था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ये किस कहानी का पात्र है बच्चों? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला कि धांगड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? बाबू धांगड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? एक बार बताइए सभी बच्चे। धांगड़ का अर्थ क्या होता है? अरवा भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। ये किस लिए आए थे? नील की खेती करने के लिए आए थे, क्योंकि जो अंग्रेजी निहल्ले थे बाबू किसानों पे अत्याचार कर रहे थे। और अत्याचार में क्या कर रहे थे बच्चों कि जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से क्या होगा? 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती करनी होगी। 3 कट्ठिया प्रथा लगा दिया था। तो यही नील की खेती करने के लिए बच्चों क्या हुआ था कि ये आए हुए थे कौन? तो बाबू धांगड़, जिसको कहा जाता है भाड़े का मजदूर। और ये किसके वंशज है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आदिवासियों के वंशज है, बिरसा, लोहार, मुंडा, इन सबके ये वंशज है। लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन किसका है? ओ सदानीरा का है, जिसके लेखक कौन है बाबू? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी धांगड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो आपको याद रखना है नील की खेती के लिए लाया गया था। नील की खेती के लिए लाया गया था। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, उसके सिद्धांतों से झगड़ा है, उसके कार्यों से झगड़ा है। यह जो संभाषण है किस समाजवादी लेखक का है बाबू? ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है बाबू। इसमें जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने कहा था कि बाबू जेपी जब संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। कब दे रहे थे बच्चों? 5 जून 1974 को जब ये भाषण दे रहे थे। क्या दे रहे थे बच्चों? भाषण दे रहे थे। तो इस भाषण में उन्होंने क्या बतलाया? इस भाषण में उन्होंने ये कहा
कि मेरे दोस्त साथी थे वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी से मेल मिलाप हो जाए, तो मेरा जवाब यह था कि मैंने कहा कि मुझे किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, उसके कार्यों से झगड़ा है, उसके सिद्धांतों से झगड़ा है ना, उसकी नीतियों से हमको झगड़ा है, उस व्यक्ति से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। अगर जिसकी भी नीतियां खराब होगी उसके विरुद्ध में हम बोलेंगे, उसके विरुद्ध हम खड़ा होंगे, उसके बारे में बोलेंगे, मेरा कोई भी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने कहा था। यानी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया। यह भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में जाके पढ़ाई की। इन्होंने यह भी कहा कि कितना मेहनत से मजदूरी कर करके, कई जगहों पे काम कर करके मैंने पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी लोग जो कि मतलब मैंने अमेरिका से पढ़ा, इसलिए लोग मुझे अमेरिका का दलाल कहने लगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य की पुण्यता को भुला देना चाहिए, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ का है? बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे भगत सिंह सुखदेव सिंह को कहते हैं, जब पत्र लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि सुखदेव भाई, जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा हो ना, तो अपने भाग्य को भुला देना चाहिए कि मेरे भाग्य में क्या है, देश के नाम समर्पित कर देना चाहिए, है ना। जो कि एक लेख और एक पत्र का ये बाबू है क्वेश्चन, ठीक है। एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? शहीद भगत सिंह जी है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी बाबू ये किसका है? एक लेख और एक पत्र का है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। एक इनका सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। बाबू मैं नास्तिक क्यों? भगत सिंह ने बताया कि मैं नास्तिक क्यों। नास्तिक का मतलब होता है किसी भी भगवान को न मानना, क्योंकि उन्होंने देखा था राजनेताओं को कि कैसे धर्म के नाम पर राजनीति होती है, ठीक है। यानी याद रखना है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके भी लेखक कौन है बाबू? शहीद भगत सिंह जी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात किया जा रहा है और सुखदेव सिंह त्यागी की बात किया जा रहा है। तो ये किस पाठ के? जूठन के, जिसके लेखक कौन है बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और जूठन क्या है? आत्मकथा है, जिसमें जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने बारे में बताया हुआ है, खुद से बताया हुआ है, ठीक है, खुद से बताया हुआ है आत्मकथा के बारे में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना हुआ है कि उनके साथ पूरे जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी हुई है, वो सारी चीजें बताते हैं। वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था, मैं स्कूल गया था, तो एक हेडमास्टर कलीराम था, उसने मेरे साथ क्या क्या किया। लगातार 2 दिन तक झाड़ू लगवाया। तीसरे दिन मैं जाके कक्षा में बैठ गया तो उसने मेरे गर्दन को इस प्रकार से पकड़ा जैसे एक भेड़िया किसी बकरी के बच्चे को पकड़ती है, उठा के बरामदे में पटक दिया और पटकने के बाद से बोला कि तेरा पढ़ना लिखना काम नहीं है, तू चौड़े जाति से है, जाके पूरे मैदान में झाड़ू लगा। फिर उन्होंने यह भी चर्चा किया कि हम लोग क्या थे, तो हम लोग बाबू चूहड़े जाति से थे। हम लोग जूठन इकट्ठा करते थे। शादी ब्याह के मौके पे जूठन ही मिलता था इनको खाने के लिए, क्योंकि जब शादी ब्याह में पतल में जो बच जाता था, प्लेट में जो बच जाता था, इन चूहड़ों के आगे डाल दिया जाता था और ये चूहड़े उसी को खाते थे। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि चूहड़े जाति के लोग थे। जो पुड़िया बच जाती थी, उस पुड़ियों को क्या करते थे कि चारपाई पे रख के सुखा दिया करते थे, और सुखाने के बाद बाबू उसको सर्दियों में खाया करते थे, बरसातों में खाया करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गंडक नदी की चर्चा किस वर्ष मतलब किस शीर्षक पाठ में है? बाबू गंडक नदी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंडक नदी सदियों से क्या रहा है? तो ऑप्शन में रहेगा चंचल रहा है। गंडक नदी सदियों से क्या रहा है? चंचल रहा है। और गंडक नदी की जो चर्चा है किसमें है बाबू? ओ सदानीरा निबंध में है, जिसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है ना, जगदीश चंद्र माथुर जी है। ये आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको क्लियर याद रखना है। बाबू ओ सदानीरा में किस महापुरुष की चर्चा है? गांधी जी की चर्चा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ग्यासुद्दीन तुगलक, और बाबू यहां पे ग्यासुद्दीन तुगलक की चर्चा किसमें है? तो इसी में है, ठीक है। यहां पे आपको क्लियर याद रखना है। राजा हरि सिंह देव का किसका सामना करना पड़ा? तो ग्यासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो बाबू मुक्ति बोध का पूरा नाम आपको पता है क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन आप सभी बच्चे याद रखिएगा और यही हमारा राइट
आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पिता का नाम क्या था? कौन सा बच्चा बताएगा? जे कृष्णमूर्ति, जिन्होंने शिक्षा संभाषण लिखा बच्चों, शिक्षा पाठ। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जड्डू कृष्णमूर्ति है। बाबू यहां पे ये आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व शिक्षक के नाम से कौन जाने जाते हैं? यही जड्डू कृष्णमूर्ति, जिनके पिताजी का नाम क्या था? नारायण जद्दू था। ये आप लोग याद रखिएगा, नारायण जद्दू। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कौन सा बच्चा फट से पूरा का पूरा लिख के आंसर दे देता है। और जो भी बच्चा लिख के देगा आंसर, उसका नाम हम बोर्ड पे लिख देंगे। यहां पे ये क्वेश्चन है कि जन्म कब हुआ था इनका। बहुत बार बता चुके हैं कि बाबू जन्म कब हुआ था। एक बार देख लेते हैं कमेंट। जिसका भी आंसर आया नाम बोर्ड पे लिखा जाएगा। जिसका भी आंसर आया बोर्ड पे नाम लिख देंगे। चलिए फटाफट से फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए 1895 किसका आया है? छोटू राज का आया है। उसके बाद से आर्टिस्ट छोटू का आया है, छोटू राज। चलिए छोटू राज यहां पे लिख देते हैं, छोटू राज, है ना। छोटू राज का आया है 1895। एक बच्चा जो पूरा नाम लिखेगा उसका भी, जो पूरा बताएगा 12 मई 1895, चरणजीत चहेता। बाबू ये भी बच्चा बोला है, चरणजीत चहेता। चरणजीत चहेता, चहेता बाबू का आया है 12 मई 1895। कितना? 12 मई। बाबू याद रखना है 1895 में इनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बाबू आप लोग पढ़ते रहिए, मजा आएगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका एग्जैक्ट राइट आंसर देते चलिए। चलिए उदय प्रकाश की माता का नाम, कौन बच्चा बता देगा कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? बाबू उदय प्रकाश की माता का नाम था गंगा देवी। अब यहां पे एक टेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे एक टेस्ट क्वेश्चन है। कौन आंसर देगा? यहां पे कौन आंसर देगा? बाबू आप रेडी हैं? बाबू आप रेडी हैं? बाबू आप रेडी है? तो रेडी है तो एक बार यस बोलिए और बताइए कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ। पूरा लिख के आंसर देना है, पूरा लिख के आंसर देना है। उदय प्रकाश जी का जन्म, बाबू पूरा लिख के आंसर देना है, पूरा लिख के। देखते हैं कौन सा बच्चा राइट आंसर दे देता है। अभी तक किसी भी बच्चे को नहीं आया है, किसी भी बच्चे का नहीं आया है। चलिए एक बच्चा है पंकज कुमार, जो कि 1952 दिया है, लेकिन बाबू कब? 1952। चलिए 1935 बता रहे हैं। चलिए एक ही बच्चा 1 जनवरी, किसका? रानी कुमारी का 1 जनवरी 1952। पूरा लिख के हम बोले थे बाबू रानी कुमारी। ये जो बच्ची है कौन? रानी कुमारी। यहां पे हम लिख देते हैं रानी कुमारी जो बच्ची है, रानी कुमारी, इसने बताया है कि 1 जनवरी गुरुजी, 1 जनवरी 1952 में इनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया रानी, वेरी गुड। इस बच्ची ने पूरा दिया है आंसर। और कौन बच्चा है? एक सोनाली कुमारी है, दूसरी बच्ची है सोनाली कुमारी, है सलोनी कुमारी, सॉरी सलोनी कुमारी, सलोनी कुमारी है। ये भी बच्ची क्या बताई है? बिल्कुल राइट आंसर बताई है, वेरी गुड। जो भी पूछे आप पूरा लिख के आंसर दीजिएगा, तभी आपका नाम दिया जाएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं। खुशबू भी कुमारी है, वाह, सिर्फ लड़कियां बाजी मार रही है जी। आकाश भी कुमार है, बहुत बढ़िया। अर्चू आस्कबोर्ड है, विपिन कुमार है, बहुत बढ़िया। उज्जवल परवीन है, बहुत बढ़िया। बाकी सारे सभी बच्चे राइट आंसर बता रहे। ज्योति कुमारी, छोटू, हैकर, गणेश, करण, करिश्मा, उदय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चों का एकदम मजा आ गया। अब बाबू बताइए कि इनका बाबू मृत्यु हुआ है कि नहीं? मृत्यु कोई बता दीजिए। तो बाबू उदय प्रकाश जी आज भी जिंदा है। ये क्या है? आज भी जिंदा है। आज भी क्या है बाबू? जिंदा है। याद रखना, आज भी जिंदा है उदय प्रकाश जी। और लगभग इनका मतलब उम्र कितना हो गया? 73 वर्ष के हुए हैं। और ये आज भी क्या है? जिंदा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम क्या था? प्रेम कुमार सिंह। अगर पूछ देगा बाबू कि इनके पिताजी का नाम क्या था, बाबू पिता का नाम क्या था? प्रेम कुमार सिंह। प्रेम कुमार बाबू याद रखना है कि सिंह, पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह था। तो बाबू एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बनाए, काफी है, इतना काफी है। जिंदा है, आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं कि आप आज भी जिंदा है उदय प्रकाश, ठीक है। उदय प्रकाश ने क्या लिखा? तिरिच जो कहानी है उदय प्रकाश जी ने लिखा, आज भी जिंदा है। चलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो बाबू हंसते हुए मेरा अकेला कौन पे लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बाबू उदय प्रकाश ने तो तिरिच लिखा, मोहन राकेश ने सिपाही की मां लिखा, बाबू जगदीश चंद्र माथुर ने क्या लिखा? औषधा निरा। तो बाबू क्या होगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज है, मल्यज। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। अगला
पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाक मतलब होता है कपड़ा। अब इसका बहुवचन बता दीजिए। जैसे लड़का, एक लड़का है तो लड़का, बहुत सारे लड़के हैं तो क्या कहेंगे? लड़के। तो उसी प्रकार से पोशाक है तो क्या कहेंगे? पोशाके, पोशाके, पोशाकाएं नहीं बाबू, क्या कहेंगे? पोशाके। यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चले, जूठन किस चेतना की रचना है, ये बताइए बाबू, है ना बाबू। क्वेश्चन है कि जूठन किस चेतना की रचना है, तो जूठन किस चेतना की रचना होगा बच्चों? तो जूठन, जैसे आपको पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित आंदोलन से जुड़े थे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखा जूठन, ये क्या होगा? दलित चेतना है, दलित चेतना है। यहां पे आपको डी ऑप्शन राइट आंसर कर देना है, 100% आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग बच्चे अपने दिमाग में छाप लीजिए क्वेश्चन को। बाबू यहां पे ओम प्रकाश, अब यहां पे एक क्वेश्चन है, कौन आंसर देगा लिख के? कौन? रेडी रहिए, कौन आंसर देगा? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि उदय प्रकाश ने कौन से नाट्यशाला की स्थापना की? एक बार बता दीजिए, कौन से नाट्यशाला की स्थापना की? उदय प्रकाश ने कौन से नाट्यशाला की स्थापना की? जल्दी जल्दी आंसर 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 आंसर। कौन से नाट्यशाला की स्थापना की? फटाफट से। मेघदूतम किसका है? आर्टिस्ट छोटू का है। ये छोटू बाबू का आया हुआ है, छोटू, आर्टिस्ट छोटू, यानी ये जो छोटू है ना बाबू, ये छोटू, ये आंसर दिया है बाबू मेघदूतम। यहां पे कौन? मेघदूतम, बहुत बढ़िया, मेघदूतम बाबू याद रखना है। किसकी? मेघदूतम। इसकी स्थापना कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और भी बच्चा कौन कौन है जी? यहां पे मेघदूतम, यहां पे एमडी साजन, साजन, साजन चले ससुराल का राइट आंसर आया है बाबू। किसका आया है? साजन चले ससुराल, साजन चले ससुराल इनका आया है बाबू। यहां पे याद रखना है, साजन चले ससुराल का भी राइट आंसर आया, एमडी साजन का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग भी आंसर देते चलिए। बाकी सबका आया हुआ है, मेघदूतम रानी देवी के, संजना का आया हुआ है, उज्जवल का आया हुआ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आया हुआ है। सर जी मैं भी तो राइट दे रहा हूं। ब्यूटी कुमारी आपका भी राइट आंसर आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो वो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है उषा। तो याद रखना है उषा, 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 उषा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। किसे कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है? इसी शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है। अगला, शिक्षा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बाबू? शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे लड़का का लड़की होता है तो बाबू शिक्षक का क्या होगा? शिक्षिका हो जाएगा। तो बाबू यहां पे शिक्षिका क्या होगा? जैसे मास्टर के मास्टराइन, उसी प्रकार से शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षिका होता है, याद रखिएगा। अगला, बीजक के रचयिता कौन है? यहां पे क्वेश्चन बताइए कि बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कौन है? आप क्या कहिएगा? जैसी तो मलिक मोहम्मद जैसी ने कड़बक लिखा बाबू। यहां पे इन्होंने क्या लिखा? रत्न सेन लिखा, पद्मावत लिखा, ये सारी चीजें लिखी। अगर बात की बीजक का, तो बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास है? नहीं, बीजक के रचयिता तो कबीर दास है। कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते थे, यानी ऑप्शन क्या होगा? कबीर दास, और यही हमारा राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि अर्धनैश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती के किस कल्पित रूपों का वर्णित है? यानी अर्धनैश्वर शीर्षक पाठ में बाबू याद रखना है कि शंकर जी और पार्वती जी के किस कल्पित रूपों को दिखलाया गया है। तो बाबू याद रखना है किस रूप को दिखलाया गया है। तो आपको पता है कि कल्पित रूपों को दिखलाया गया है। कल्पित रूप हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर जी का रामधारी सिंह दिनकर जी का अगर बोला जाए बाबू कि मृत्यु कैसे हुआ? हार्ट अटैक से हुआ। अब यहां पे एक पूछने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देगा। कौन 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 आंसर देगा? यहां पे कौन आंसर देगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पे मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना पे मिला? एक बार बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला? जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी। संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसका है जी? उर्वशी पे ज्ञानपीठ मिला था बाबू। देखिए पहला है यहाँ पे रॉकी भाऊ, रॉकी भाऊ, रॉकी भाऊ है जी, रॉकी भाऊ, रॉकी भाऊ का है, रॉकी भाऊ, रॉकी भाऊ ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है भाऊ आपने। फिर दूसरा यहाँ पे, दूसरा जो है बाबू यहाँ पे रीसू है, रीसू, ये रीसू भाई का है। ये किसका है? रीसू भाई का है, बहुत बढ़िया। ये 2 बच्चे टॉप किए हैं। बाकी बाबू यहाँ पे राजपूत, के राजपूत का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उर्वशी पे बाबू ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह गलत बात है। संस्कृति के 4 अध्याय मारिए,
सत्यम कुमार, स्टाइलिश धानु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संस्कृति के 4 अध्याय ब्रजेश कुमार, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एकदम धुआंधार राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग जाती है? तो बाबू याद रखना है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती थी? क्योंकि उसके भाई जो मानक होता है ना, उसका भाई जो मानक होता है उसकी चिट्ठी का इंतजार होता है बच्चों। यानी याद रखना है किसके लिए? चिट्ठी के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं आई थी। और मुन्नी किस दिन चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है? तो आप क्या कीजिएगा? मंगलवार के दिन, याद रखिएगा। अगला, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? बाबू ध्यान में रखना है, रामचरितमानस। अगर बात की जाए कामायनी किसका है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, प्रसाद जी का है। उर्वशी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे? सी। और सी ऑप्शन आपने बिल्कुल सही किया है। चले, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? अब आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सा है। यही जयशंकर प्रसाद जो सुंगनी साहू परिवार से संबंध रखते थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंद्रजाल, इंद्रसभा, इस सब के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो बाबू क्या होगा? तुमुल कोलाहल कला, जो चैप्टर का नाम है बाबू, तुमुल कोलाहल कला के लेखक कौन है? बाबू जयशंकर प्रसाद है। यह भी आपको याद रखना है। यह किससे लिया गया है बाबू? तुमुल कोलाहल कला कामायनी से, कामायनी से लिया गया है तुमुल कोलाहल कला। तो बाबू ये किससे लिया गया है? कामायनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चांदनी रातों में जो ओस और शीत होते हैं उसमें क्या होता है? जो चांदनी रातों में ओस और शीत होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो चांदनी रातों में ओस और शीत होता है उसी को तो अमृत कहा जाता है। अमृत, 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 अमृत राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं होगा? यानी घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है बाबू? सदन, सदन में रहना यानी क्या? घर में रहना, घर का पर्यायवाची है। शाला, पाठशाला, यानी यहां पे शाला है तो शाला भी किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। किसको बाबू? घर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। निकेतन मतलब क्या होता है? घर होता है। लेकिन बाबू पावक किसे कहते हैं? आग को, आग को, आग को। अग्नि को क्या कहते हैं? पावक। तो आप एक बात बताइए हमसे बच्चा कि ये जो पावक होगा यही नहीं होगा क्योंकि ये आग का है, क्योंकि हमसे पूछा गया घर किसका नहीं है? घर का। तो बाबू याद रखना है पावक तो आग का है, तो पावक वाला नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन सही आंसर। भूसर की कविताओं में कौन सा रस पाया जाता है? ये बता दीजिए कि भूसर की कविताओं में कवि भूसर किस काल के कवि थे? ऋतु काल के कवि थे। और भूसर की कविताओं में बाबू जो पाया जाता है ना वो वीर रस पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? बाबू गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? तो आपको पता है ना कि रोज कहानी का पूर्व नाम रोज, रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था? गैंग्रीन था। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी है, ये आपको पता होना चाहिए, अज्ञेय जी है। और बाबू पति कौन होता है? महेश्वर होता है, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है, ठीक है। यानी निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? रोज कहानी का पूर्व नाम भी क्या है? गैंग्रीन है। और गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है। क्या है बच्चों? बीमारी है, और बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत होता है? अब बाबू ओ सदानीरा क्या है एक बार बताइए तो फटाफट से। ओ सदानीरा क्या है? तो बाबू साफ साफ लिखा जाता है ओ सदानीरा। निबंध के लेखक कौन है? यानी ओ सदानीरा क्या है? एक निबंध है जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है बताइए? शिक्षा शीर्षक जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक बच्चों कौन है? जे कृष्णमूर्ति है, जिनके पिता का नाम नारायण जद्दू है, जिनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ था, जिसे विश्व शिक्षक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बाबू यहां पे शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जड्डू कृष्ण मृत्यु मतलब क्या हो जाएगा? मूर्ति। और ये क्या थे बाबू? शिक्षा शास्त्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए कि मलिक मोहम्मद जैसी क्या है एक बार बताइए बाबू। मलिक मोहम्मद जैसी क्या है? कौन सा बच्चा बताएगा मलिक मोहम्मद जैसी क्या है?
तो वो मलिक मोहम्मद जैसी एक सूफी कवि हैं। क्या है? सूफी कवि हैं। ये प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। अब यहां पे होगा मौखिक, अब यहां पे होगा बाबू मौखिक। अब मौखिक में क्या होगा? तो मौखिक में ये होगा कि आपको आंसर बताना है और क्वेश्चन हम पूछेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म लगभग कितना में हुआ था, एक बार बता दीजिए। देखते किसने सारे बच्चों का राइट आंसर आएगा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म फटाफट से 1492, किसका आ गया जी? अंकित ठाकुर का। किसका आ गया? अंकित ठाकुर का। अंकित ठाकुर, अंकित ठाकुर का सबसे पहले आंसर आया 1492। और बच्चा बता दीजिए, और कौन बच्चा? स्टाइलिश धानु, बाबू धानु जी है यहां पे, धानु जी है, धानु जी भी है 1492। बहुत बढ़िया। कितना बता रहे धानु जी? धानु जी भी बता रहे कितना? 1492। और बच्चा कौन है जी? और है आशीष कुमार, आशीष कुमार है, तीसरा बच्चा है आशीष कुमार। आशीष कुमार। चौथा बच्चा कौन है? एक बार देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए, चरणजीत भी है, बहुत बढ़िया। ब्यूटी कुमारी का भी सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1492 अनुमानित 1492, गजब, मजा आ रहा है। इसी प्रकार से आंसर दीजिए। बाबू मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम क्या था? कोई बच्चा बता देगा? तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम था शेख अमरेज नाम था शायद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि थे? भक्ति धारा के कवि थे। इनकी भाषा क्या थी? अवधी थी, अरबी थी, फारसी थी, यह भी आपको क्लियर याद रखना है। अगला, इनका जन्म पूछ देगा तो बता दीजिएगा अमेठी उत्तर प्रदेश। अब देखिए कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किसकी रचना है? हार जीत के लेखक कौन है बाबू? याद रखना है, हार जीत के लेखक कौन है? तो बाबू याद रखना है अशोक वाजपेयी, हार जीत के लेखक। चलिए बच्चों, अभी आपको सारा चीज स्पष्ट दिख रहा होगा, उम्मीद है। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया था, जिसको बोलते हैं ना सिस्टम हैंग करना, वही सिस्टम हैंग हो गया था मेरा, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था, ऑटोमेटिक हमारा पूरा का पूरा सेटअप पे बैठ गया, तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। अभी सही हो गया, अभी सही हो गया। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी सही हो गया, अभी सही हो गया। वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चा, अभी सही हो गया। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सही हो गया। चलिए, यहां पे नावमर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नावमर सिंह को किस कृति पे मिला था बाबू? तो याद रखना है कविता के नए प्रतिमान पे मिला था, इसे आप लोग याद रखिएगा। बच्चों, क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? बाबू ये तो हमने कई बार बता दिया है, राम भक्त, कृष्ण भक्त। राम भक्त पूछे, राम भक्त, तो आप क्या हो रहा है जी? 2 बार ऐसे कर दिया, ये तो क्या ही कर सकते हैं, 2 बार बंद हो गया, 2 बार बंद हो गया। चलिए फिर एक बार ट्राई किया जाए। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों? तो जो बहुत बोलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल होगा। क्या होगा बच्चों? वाचाल होगा। और यहां पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? जैसे आपकी मम्मी जी है, आपको कोई काम अढ़ा दे, है ना, कोई काम बोल दे कि बेटा जाओ बाजार से ये लाओ, तो आप इधर उधर करने लगे, टाल मटोल करने लगे। यानी अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है बच्चों? इधर उधर करना नहीं बाबू, टाल मटोल करना। यहां पे देखिए कपट करना, यानी बहाने बनाना हो जाएगा। अगर मगर करना यानी बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना ही तो चुंगलखोरी में आ जाएगा। आई करता कौन है बाबू? तो आपको पता है ना, चाची। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहाने बनाना। अगला, साहित्य लहरी किसकी रचना है? फटाफट से बता दीजिए कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा साहित्य लहरी किसका है? जैसी का है जी बाबू, सूरदास का है, कबीर दास का है, किसका है आखिर? किसका है आखिर? साहित्य लहरी सूरदास, चरणजीत चहता, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बता रहे सूरदास। साहित्य लहरी किसका है? सूरदास का है। अगला, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके सेंटअप में भी आए थे, फाइनल में भी आएंगे।
क्वेश्चन है जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पुरुष अभिनय करता है उसे कहते हैं अभिनेता, यानी अभिनेता हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। औन्नत शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है? बाबू उपस्वर्ग से आया था ना, बोले थे कि 4 से 5 क्वेश्चन आता है। उपस्वर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के प्रथम में आए उपस्वर्ग कहते हैं। बाबू क्या है औन्नत में उपस्वर्ग क्या होगा? तो औन्नत में सबसे पहले आएगा औ, उसके बाद सेनत, यानी जो सबसे पहले आ रहा है वो क्या हो रहा है? औ, यानी उपस्वर्ग क्या होगा? औ। तो औ हमारा क्या हो गया? उपस्वर्ग हो गया। बिल्कुल ही बिल्कुल 100% राइट आंसर। बच्चों आगे बढ़िए कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द आखिर क्या होगा? तो जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है उसके लिए एक शब्द बता दीजिए। तो जिस पे अगर आप विश्वास नहीं करेंगे उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीय कहेंगे। बाबू जिस पे विश्वास किया जा सके, सॉरी किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीय, यानी क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर बाबू विश्वसनीय ना होता तो आप क्या मारते? रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदारों पे भरोसा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? तो बाबू दोपहर में कौन सा समास है? बाबू हमने बताया समास पहचानने के लिए, अगर आप दोपहर को पढ़ेंगे तो इसमें दो का बोध हो रहा है, और दो क्या है? संख्या है। क्या है बच्चों? दो क्या है? तो संख्या है। तो अगर किसी शब्द में संख्या का बोध हो जाए तो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? आप कहिएगा द्विगु समास कहते हैं गुरुजी। तो द्विगु समास हमारा राइट आंसर। जैसे पंचवटी में बाबू 5 का बोध हो रहा है, चतुर्थ में 4 का बोध हो रहा है ना बाबू यहाँ पे। तो बाबू अष्टयाम में 8 का बोध हो रहा है। तो अगर किसी संख्या में, अगर किसी शब्द में संख्या का बोध हो जाए उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला, जिसने यश को प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने भी यश को प्राप्त किया बच्चों उसके लिए एक शब्द बता दीजिए आप लोग। जिसने यश को प्राप्त किया उसे कहेंगे यशस्वी। यशस्वी यशस्वी होता है। अगला क्वेश्चन, निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निरीक्षण करने वाले के लिए, जो निरीक्षण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निरीक्षक हो जाएगा। यह भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला, भारतवर्ष में कौन सी संज्ञा है? तो वो भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष क्या है? तो आप कहिएगा गुरुजी ये भारतवर्ष ना एक नाम है, नाम है, और भारत हमारी क्या है? जान है। यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। यही हमारी क्या है? पहचान है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भारतवर्ष एक नाम है। नाम यानी क्या होगा बाबू? जिसमें नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। और 100% सभी बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं, डी डी डी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में सुभद्रा कुमारी चौहान की किस रचना को अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? अपने अंदर रख लिया था, यानी उसको जब्त कर लिया था। यही सुभद्रा कुमारी चौहान है बाबू, यहां पे याद रखना है, जिन्होंने पुत्र वियोग लिखा है। यानी जब आंदोलन का समय था तो इनका लिखा हुआ जो झांसी का रानी है ना, झांसी का रानी, इसको अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? जब्त कर लिया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, जब्त कर लिया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, कवि शब्द का संज्ञा है। कवि शब्द में कौन संज्ञा है? तो बाबू कवि, एगो राष्ट्र कवि, फलाना कवि, है कवि, हौ कवि, यानी कवियों की एक जाति बन गई है। क्या बन गया है बाबू? यहां पे याद रखना है कि कवियों की एक जाति बन गई है। यानी फलानवा कवि, ठिकानवा कवि, हई कवि, हौ कवि, हई कवि हवन, हौ कवि हवन, राष्ट्र कवि हवन, तो क्या कवि हवन, है ना। तो बाबू कवियों की एक जाति है, तो क्या हो जाएगा? जिससे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कवि में क्या होगा? जाति होगा, यानी जातिवाचक संज्ञा। झुंड में कौन सी संज्ञा होगी बच्चों? झुंड में बाबू, झुंड मतलब क्या? जैसे बहुत सारे लोगों का झुंड जा रहा है, कुत्तों का झुंड जा रहा है, सुअरों का झुंड जा रहा है, चींटियों का झुंड जा रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है? समूह है। ठीक है, क्या है? समूह है ना। तो बाबू समूह है तो क्या होगा? समूहवाचक हो रहा है। बाबू झुंड शब्द में क्या है? समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला, देशभक्ति में कौन सा समास है? अब बता दीजिएगा तो समझ जाएंगे। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति करना, देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति, यानी देशभक्ति के लिए क्या होगा? देश के लिए, यानी बाबू कर्ता ने कर्म को करण से, यानी क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है। बाबू यहां पे क्या होगा? देशभक्ति में जो समास होगा
होगा बाबू? तत्पुरुष समास होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुस्साहस का संधि विच्छेद आखिर क्या होगा, कोई बच्चा बताइए, दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह जोड़ यहां पे क्या बनेगा बच्चों? साहस। दुह जोड़ साहस मिलके क्या बनेगा बच्चों? दुस्साहस। कहीं पे है जी दुह जोड़ साहस, तो दुह जोड़ साहस मिलके बन गया दुस्साहस। अगला, आलस्य शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है? उपस्वर्ग वही होता है जो शब्दों के प्रथम में आए, जो शब्दों के प्रथम में आता है, जो शब्दों के प्रथम में आए, है ना, आए, उसे क्या कहेंगे बाबू? उपस्वर्ग कहेंगे। यानी आलस्य में क्या होगा? आ पहले आएगा, उसके बाद से कुछ भी आएगा, यानी आ हमारा क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है। तो बच्चों कितने परसेंट है जो ए ऑप्शन बताए हैं? अगला, अज्ञान शब्द में उपस्वर्ग बताइए। उपस्वर्ग वही है ना जो शब्दों के प्रथम में आता है, तो पहले आएगा अ, उसके बाद से ज्ञान, यानी अ हमारा क्या होगा? उपस्वर्ग हो जाएगा। अगला, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो बाबू पाप पुण्य, पाप भी प्रधान, पुण्य भी प्रधान, यानी जिसका अंतिम पद प्रथम पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, है ना, भाई बहन, ऊपर नीचे, है ना, माता पिता, है ना, ये सब जितने भी होते हैं सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए कि पंकिल में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के अंत में आए। जो बाबू याद रखना है कि जो शब्दों के अंत में आए, जो शब्दों के क्या हो बच्चों? अंत में आए, अंत में आए, अंत में आए, है ना, आए, है ना, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। यानी पंकिल में क्या होगा? पंक प्लस इल होगा, यानी लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? इल आ रहा है, यानी इल क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। पंकिल में इल प्रत्यय होगा, याद रखना है। चमक शब्द क्या है? तो बाबू चमक क्या है? तो चमक धमक, ये सब क्या है बच्चों? तो चमक एक स्त्रीलिंग रूप है ना, चमक क्या है? एक स्त्रीलिंग रूप है। यहां पे बी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ जाइए कि अनल शब्द का पर्यायवाची, अभी तो हमने बताया अनल शब्द का पर्यायवाची अग्नि, आग, ये सब क्या होता है? अनल का, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? अनल का पर्यायवाची होगा अनल, है ना, अनल का क्या होगा? आग हो जाएगा। यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आयुष्मान शब्द का दूसरा होता है, आयुष्मान का मतलब क्या होता है? लंबी उम्र वाला, है ना, आयुष्मान भव, यानी लंबी उम्र हो आपकी, आयुष्मान भव लंबी उम्र वाला। चिरंजीवी का मतलब भी हो गया लंबी उम्र वाला, यानी इसका दूसरा नाम हो गया चरंजीवी, चिरंजीवी। आगे बढ़ जाइए, ब का उच्चारण स्थान, बाबू पूछा था ना, है ना, ब का उच्चारण स्थान, त का पूछा था, त का भी क्या होता है? दंत होता है। ब बोलिएगा तो ओष्ठ से निकलेगा, तो ब का उच्चारण स्थान किससे निकलता है बाबू? ओष्ठ से निकलता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आप लोग को कोई बोला होगा, आप बोलिएगा कि ये काम करके आ गए हैं, तो आप लोगों से बोला होगा कोई, बड़का तीर मार के आ गए बड़का, यानी तीर मारना का मतलब क्या होता है? कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना, यानी कहने का मतलब तीर मारना का मतलब क्या? कोई बड़ा कार्य करना, कोई बड़ा कार्य करना ही क्या होता है? तीर मारना का उदाहरण होता है मुहावरे का। चलिए, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र का विशेषण होता है, जैसे भारत का भारतीय हो जाएगा, तो बाबू राष्ट्र का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण सामाजिक, सामाजिक हो जाएगा बच्चों, सामाजिक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची यानी दूसरा नाम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देना तो आप कहिएगा सुधा हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तरतड़ाता भड़बड़ाता, और यहाँ पे ए ऑप्शन 100% राइट आंसर। अगला, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा बच्चा राइट आंसर बताता है। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? ये बता दीजिए, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? कोई भी बच्चा बता दीजिए। अब यहां पे इसके बाद से क्वेश्चन पूछे गए बाबू, 1952 आ रहा है बहुत सारे बच्चों का 61 आ रहा है, और 52 जो दे रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, 52 जो दे रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, बाकी 61 वाले तुक्का मारे। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाइए, अब यहां पे क्वेश्चन आइए कि यहां पे क्वेश्चन क्या है कि जेपी को बाबू भारत रत्न कब मिला था? फटाफट से यहां पे आंसर दीजिए।
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? जल्दी 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 जल्दी, किसका? जिसका आएगा उसका तो नाम लिखेंगे। चलिए, चरणजीत चहेता का पहला राइट आंसर। ना, उससे पहले भी 1998 आया है रंजीत कुमार का, रंजीत बबुआ का, रंजीत बबुआ का, रंजीत कुमार, ठीक है, रंजीत कुमार का पहला आया क्या? 1998 में मिला था, बिल्कुल बढ़िया। अगर उसके बाद से किसका है? चरणजीत का है, तो यहां पे हम लिख देते हैं चरणजीत, चरणजीत चहेता जी का है। कितना है? 1998, बिल्कुल। और आगे भी नाम लिखेंगे। 1998 किसका है? तीसरा नंबर पे अंकित ठाकुर जी का है, तो यहां पे लिख देते हैं अंकित ठाकुर, अंकित ठाकुर, अंकित ठाकुर का है। और कौन बच्चा है जी? अंकित ठाकुर के बाद से कौन है? मनदीप कुमार, है ना, मनदीप कुमार है, मनदीप कुमार जी है। इनका भी क्या हुआ है बाबू? राइट आंसर आया हुआ है। तो ये सारे बच्चे हैं जो टॉप कर रहे हैं। उसके बाद से कौन है जी? उसके बाद से है जूली कुमारी, उसके बाद कौन है? मनदीप के बाद दिवाकर कुमार, उसके बाद से जूली कुमारी, और दो लिख देते हैं दिवाकर कुमार, दिवाकर कुमार, जूली कुमारी। चलिए, इतने सारे जो बच्चे हैं वो टॉप किए हैं। बाकी आंसर तो सभी का आया हुआ है, बाकी आंसर तो सभी का आया हुआ है, लेकिन इतने बच्चे जो हैं टॉप किए हैं। नंदनी कुमारी का भी सही है, काव्या का भी सही है, पूजा का भी सही है, छूनू का भी सही है, वाजिद का भी सही है, सुमित का भी सही है, विवेक का भी सही है। चलिए, सभी बच्चों के एकदम गर्दा आंसर है, मजा आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओ सदा निरा किस संग्रह से उद्भूत है? यानी ओ सदा निरा किससे लिया गया है? तो बाबू बोलते क्षण से ये लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि जानकी मंगल किसकी रचना है? जानकी मंगल बाबू तुलसीदास की रचना है, तो जानकी मंगल तुलसीदास की रचना हो जाएगा। जगदंबा का संधि विच्छेद कर दीजिए बाबू, तो जगदंबा का संधि विच्छेद करिएगा तो इसका होगा जगत जोड़, जगत जोड़, यहां पे क्या होगा? अंबा, तो जगदंबा बनेगा बाबू। जगत जोड़ अंबा मिलके बनेगा क्या? जगदंबा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला कि नाभादास किसके समकालीन थे? बताइए, नाभादास किसके समकालीन थे? तो ये जो नाभादास थे ना, ये तुलसीदास के समकालीन माने जाते थे, तुलसीदास के समकालीन माने जाते थे। बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? स्वामी अग्रदास था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ये भूसर किस काल के कवि हैं? तो भूसर की कविताओं में वीर रस पाया जाता है और ये रीति काल के कवि माने जाते हैं, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यही तो क्वेश्चन पूछे थे कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी ऐसी कृति है जिस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को किस पे? तो हमने क्या बताया? मिट्टी की ओर पे नहीं, अर्धनारीश्वर पे नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जेब का लिंग निर्णय करे, तो जेब का लिंग निर्णय क्या होगा? जेब एक स्त्रीलिंग है, तो बाबू यहां पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है ना? गागर में सागर भरना यानी गागर है ना, उसमें पूरा सागर का पानी भर लेना, यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, है ना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, यानी यही होगा गागर में सागर भरना। अगला क्वेश्चन दिन का विशेषण क्या होगा? तो दिन का हो जाएगा दैनिक, दैनिक है जी कहीं पे, दैनिक, दैनिक, दिन का क्या होगा? दैनिक हो जाएगा। अगला मदन साल का किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची मतलब दूसरा, तो मदन साल का, है ना, मदन साला का किसको कहते हैं? मदन साल का किसको कहते हैं बाबू? कोयल को कहते हैं, और कोयल आपको याद रखना है। तलवार शब्द का विलोम यानी उल्टा, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। तलवार शब्द का बाबू विलोम पूछ दिया जाए, अरे यार आज क्या हो गया है क्लास में? आज तो एकदम परेशान कर दिया है, सिस्टम में हैंग कर जा रहा है। कुछ वाईफाई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में हैंग हो जा रहा है बार बार, इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बंद हो जा रहा है बच्चे, वाईफाई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम बंद हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। 3 बार हो गया लेके अभी तक क्लास में।
अच्छा क्लास कर लीजिए जल्दी जल्दी, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तलवार का विलोम क्या होगा बाबू? तलवार का उल्टा होता है सहायक, 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 और बी ऑप्शन हमारा सही आंसर। अगला कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चे निर्गुण का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह जोड़, है ना, क्या होता है? नीह जोड़। यहां पे क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो निर्गुण का क्या होगा? नीह जोड़ गुण मिलके क्या बनेगा? निर्गुण बनेगा। अगला क्वेश्चन कि चिराग तले अंधेरे होने का अर्थ क्या होता है? बाबू चिराग तले अंधेरे होने का क्या अर्थ होता है? यानी चिराग तले अंधेरे होने का मतलब हो गया खुद का दोष दिखाई ना देना। आजकल देख रहे होंगे कि जितना भी फालतू लोग है वो किसी और को ही फालतू बोलता है, अपने आप को फालतू नहीं बोलता है ना। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे कि चिराग तले अंधेरे होने का अर्थ क्या है? यानी बाबू अपना दोष खुद को ना दिखाई देना, या क्या होता है चिराग तले अंधेरे होने का? बाबू यहां पे ध्यान में रखना है कि अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ? तो अनुमानित हमने क्या कहा था? 1492 ईस्वी में, अनुमानित 1492 ईस्वी में बाबू मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों की इकलौता में समास बताइए। बाबू यहां पे याद रखना है, समास पूछा है। इकलौता में किसका बोध हो रहा है? आपके गुरुदेव एक का बोध हो रहा है, और जिस शब्द में संख्या का बोध हो जाए उसे हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। द्विगु समास कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगला क्वेश्चन, न्यू में कौन सा लिंग निर्णय करें, यानी न्यू में कौन सा समास होगा? तो बाबू न्यू दी जाती है, दी, यानी ये स्त्रीलिंग हो रहा है, यानी न्यू में क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। न्यू दी जाती है, स्त्रीलिंग होगा, याद रखिएगा। अगला यहां पे जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? तो बाबू जैसी ने रत्नसेन और पद्मावत की कथा को बाबू रक्त रूपी लेई से जोड़ा है। किससे मतलब जोड़ा है बाबू? यहां पे रक्त नामक रूपी लेई से क्या हुआ है? जोड़ा हुआ है। और सींचा किससे है? अपने आंसुओं से सींचा है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताएं। बाबू एक बात बताइए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां कितनी हैं? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है टोटल 3। 3 में कौन कौन सा? बाबू याद रखना है, उसने कहा था कहानी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, जो कि क्वेश्चन आया हुआ था, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मात्र 3 कहानियां लिखी, उसमें से एक कौन है? उसने कहा था कहानी, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। यानी हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है बच्चों उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अगला कि बुद्धू का कांटा के लेखक कौन है? तो अभी तो बताया बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये सब किसकी रचना है ना? उसने कहा था कहानी। ये 3 कहानियों में से बुद्धू का कांटा भी किसका है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आप बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट बाबू भरतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे? भरतेंदु युग के निबंधकार थे, जिसे आप सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो पूरे आपके दोनों बुक में बाबू एक ही एकांकी है, जिसका नाम क्या है? सिपाही की मां। और सिपाही की मां किससे लिया गया है? तो अन्य एकांकी से ना लिया गया होगा, या अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ये लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परलय के छाया के कवि माने जाते हैं? तो बाबू इसको तो हमने कई बार पढ़ाया है कि परलय के छाया के कवि कौन है? तो परलय के छाया के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद राइट आंसर। अगला, पंडित राम अवतार क्या थे? तो वो पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार एक ज्योतिषी थे और वैद्य थे, याद रखिएगा। अगला, पद्मावत के रचनाकार कौन है बच्चों? ये बताइए। पद्मावत, पद्मावत को तो हमने बता दिया कि मलिक मोहम्मद जैसी थे, है ना? ये बाबू याद रखना है, जैसी 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 जैसी, यहां पे ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के अंत में आए। धुंधला में क्या आएगा बाबू? ला प्रत्यय आएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कच्चे घड़े पानी भरना का मतलब हो गया कमजोर से मदद की उपेक्षा करना नहीं, ठीक ढंग से काम नहीं करना। यानी कच्चे घड़े पानी भरना यानी ठीक ढंग से काम नहीं करना। अगला क्वेश्चन है कि चूड़िया पहनना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइए। चूड़िया पहनना, है ना? ऐसे बोला जाता है कि जाके चूड़ी पहन ले, चूड़ी पहन के बैठ जाओ, है ना? ये लड़कों लोग को अक्सर बोला जाता है कि जो चूड़ी पहन के बैठ जाओ। यानी कहने का मतलब
कहने का मतलब बच्चों कि चूड़ियां पहनना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो गया, यानी बाबू कायरता दिखाना, कायरता दिखाना। और यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टॉक्सिक रॉक्स, बहुत बढ़िया। आज तो 3 बार सेटअप बंद हो गया, पता नहीं क्यों। बाकी बाबू यहाँ पे 90 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे इतना काम कर दीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। यहां पे 9135742024 यानी 9135742024 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और मैसेज करके बाबू बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ना है। आपके पास 2 लिंक जाएगा, आप उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा फटाफट से। तो ये काम जल्दी से जल्दी आप लोग करिए। लाइक की संख्या बहुत कम है तो एक बार आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। ब्यूटी कुमारी सर केमिस्ट्री का थ्योरी याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। उतना भी नहीं होता है ब्यूटी, फिर थोड़ा ध्यान से पढ़ो। और कर दिए गुरुदेव, बहुत बढ़िया। और बाबू ग्यासुद्दीन भाई बिल्कुल। चलिए तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाबू कमेंट में बताइएगा। कमेंट आप लोग का आजकल नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइएगा कि ये जो क्लास है कितना ज्यादा अच्छा आपको लगा है। तो कमेंट में जरूर आपको बताना है कि क्लास कैसा लगा आपको। मशरक के बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अब हम कल, ठीक है। लेकिन अभी आपका 8 PM में आपको पता है ना कि इंग्लिश का क्रैश कोर्स हो रहा है और क्रैश कोर्स करना बहुत जरूरी है, जिसमें पूरा चैप्टर वाइज हम कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव आपको पढ़वा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन बनेगा। और सर भी बहुत मस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। और बात रहा बायोलॉजी का, तो बाबू याद रखना है बायो वाली मैम से पढ़िए, ठीक है। मैम से पढ़िए और मैम का आपके डिमांड पे क्लास हमने क्या कर दिया है, 4 PM से करवा दिया है। और जब तक बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ेगा बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बायोलॉजी का क्लास करिए रात शाम में 4 बजे, 1 बजे मेरा क्लास करिए, 1 PM में मेरा क्लास करिए, 4 PM में किसका क्लास करिए, मैम का क्लास करिए, 6 PM में फिर मेरा क्लास करिए, फिर 8 PM में किसका क्लास करिए, सर का क्लास करिए और सुबह में 6 AM में क्या करिए, मेरा क्लास करिए। तो इतनी सारी क्लासेस आस्क बोर्ड यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा फ्री है, तो इसका आनंद लीजिए, पढ़ाई करिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।